नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और अहम जानकारियां। पहले आपको एक ऐसा युद्ध दिखाएंगे जो पाकिस्तान ने फिल्म धुरंधर के विरुद्ध शुरू किया है। इसमें पाकिस्तान की तड़प है, उसका दर्द है और इस दर्द का नाम है लियारी। इस चोट पर पाकिस्तान ने एक फिल्म के जरिए मरहम लगाने की तैयारी की है। इसकी चर्चा जरूरी है। फिर सिडनी हमले के प्रायोजक पाकिस्तान से मिलवाएंगे। सिडनी में हमला करने वाले आतंकी बाप और बेटे का लिंक लाहौर से निकल आया है। इससे एक बार फिर साबित हो गया है कि दुनिया में हर आतंक का स्पॉन्सर पाकिस्तान है। इसके बाद शुद्ध राजनीतिक कुंजी बीजेपी के नवीन युग पर खोलेंगे। आज से नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद की सत्ता को संभाल लिया है। कैसे उनका बीजेपी मुख्यालय में भव्य स्वागत किया गया, खुद अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। इन तस्वीरों के संकेत क्या हैं, समझेंगे। एक बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसका नाम होगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल। इस फैसले पर प्रियंका गांधी ने क्या सवाल उठाए हैं, बताएंगे। सत्ता में आज एक कुंजी प्रदूषण पर भी है, जिसमें दिल्ली वालों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ज्यादा दर्ज किया गया है। कौन कौन से कार्यों पर प्रतिबंध लग गया है, ये आप नोट कर लीजिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जॉर्डन पहुंचे हैं। जॉर्डन के PM जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया PM को। PM मोदी किंग अब्दुल्ला के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। और स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी आज दिल्ली में है। अरुण जेटली स्टेडियम में उनका सम्मान किया गया है। इस दौरान ICC चेयरमैन जय शाह भी वहां मौजूद थे। उन्होंने मेसी को T20 वर्ल्ड कप का टिकट भी दिया है। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी भी उन्हें गिफ्ट की गई है। लेकिन सत्ता में पहले आपको पाकिस्तान की उस नस के बारे में बताएंगे जो बॉलीवुड की फिल्म धुरंधर की वजह से दर्द कर रही है। इस नस का नाम है लियारी। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह का एक डायलॉग है, घायल हूं इसीलिए घातक हूं। लेकिन फिल्म में दिखाए गए लियारी के घातक सच से पाकिस्तान इस तरह घायल होगा, ऐसे तड़पेगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और अब लियारी के इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान एक युद्ध छेड़ने जा रहा है। इस युद्ध में ना तो ग्रेनेड है, ना रॉकेट लॉन्चर है, ना दूसरा कोई हथियार है, बल्कि इसमें मूवी कैमरा है। ये पाकिस्तान का ऐसा फिल्म युद्ध है जो उसने हड़बड़ी में फिल्म धुरंधर के खिलाफ शुरू किया है। और आप तो जानते हैं, हड़बड़ी में गड़बड़ी की आशंका ज्यादा होती है। फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान को कैसे धुआं कर दिया, पाकिस्तान के मित्र देशों को कैसे सदमा लगा और किस तरह पाकिस्तान के लोग इसे छिप छिप कर देख रहे हैं, ये हमने आपको दिखाया था। लेकिन पाकिस्तान को धुरंधर की ये मार कितनी गहरी लगी है, इसे सिंध के एक मंत्री शर्जील इनाम मेमन के फैसले से समझिएगा, जिन्होंने ये तय किया है कि वो लियारी की लाज को बचाने के लिए फटाफट एक फिल्म बनाएंगे जिसका नाम होगा मेरा लियारी। बड़ी बात यह है कि धुरंधर की इस खटाखट चोट से उभरने के लिए पाकिस्तान में मेरा लियारी फिल्म को रिलीज अगले महीने ही कर दिया जाएगा। सोचिए, एक फिल्म को बनाने में वर्षों की मेहनत लगती है, स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, डायलॉग लिखे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अपने बजट के अनुसार इस फिल्म को 1 महीने में निपटा देने का फैसला किया गया है। इसके लिए दिन रात एक करके फिल्म की शूटिंग की जाएगी। धुरंधर में लियारी का सच देखकर आहत हुए शर्जील इनाम लिखते हैं, धुरंधर में लियारी को गलत तरीके से दिखाया गया है। पाकिस्तान के लियारी में हिंसा नहीं है, ये एक संस्कृति, शांति, प्रतिभा और जज्बे की पहचान है। मेरा लियारी फिल्म लियारी की असली कहानी दिखाएगी, वो लियारी जो बहुत शांत और समृद्ध है। मतलब इस फिल्म में लियारी को किसी शांति स्तूप जैसा दिखाया जाएगा, शांति के कबूतर उड़ाए जाएंगे, एक एक सीन में शांति, सद्भाव और खुशहाली दिखाई जाएगी और उन शब्दों को आधार बनाया जाएगा जिनका पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। वैसे पाकिस्तान और वहां सत्ता में बैठे लोग धुरंधर और लियारी के नाम पर जो ड्रामा कर रहे हैं, उसका सच भी आपको जानना चाहिए। पाकिस्तान के लियारी की आबादी 2023 की जनगणना के अनुसार लगभग 10 लाख है और ये कराची के घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ बलूच, सिंधी, उर्दू, पश्तून और पंजाबी बोलने वाले लोग बसे हैं। आज इस बात पर विमर्श जरूर हो सकता है कि अभी का लियारी धुरंधर फिल्म के लियारी से कितना अलग है, लेकिन 1990 से 2000 के दशक और उससे पहले लियारी वाकई में खूनी जंग का मैदान था। धुरंधर फिल्म में अक्षय खन्ना का एक डायलॉग है, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है।
वाकई में लियारी में कभी रहमान डकैत का ऐसा ही आतंक था। लियारी नाम लियार से आया है, जो कब्रिस्तानों में उगने वाला एक पेड़ है। और असल में गैंग वॉर के दिनों में लियारी ने ऐसी कई खबरें देखी हैं जिसका प्रायोजक रहमान डकैत था। जब लियारी में सिर्फ ड्रग, रंगदारी, हथियारों और गैंग वॉर की सत्ता थी। उस दौर में लियारी को नो गो जोन कहा जाता था, यानी लोग वहां जाने से भी कांपते थे। लेकिन लियारी में गैंग वॉर के अंत के बाद वहां की हवा थोड़ी बदल चुकी है। अब लियारी के लोग फुटबॉल और मुक्केबाजी जैसे स्पोर्ट्स के शौकीन भी हैं और उन्हें म्यूजिक और रैप भी अच्छा लगता है। लेकिन धुरंधर फिल्म में जो लियारी दिखाया गया है वो भी उसका एक सच है जो पाकिस्तान को बहुत कड़वा लग रहा है। और धुरंधर फिल्म की वजह से पाकिस्तान धुआं धुआं हो रहा है। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि लियारी में प्यारी प्यारी बातें नहीं होती थी, बल्कि चप्पे चप्पे पर दहशत थी। इसके लिए सत्ता के एल्बम से हमने एक 13 साल पुराना वीडियो निकाला है जो पाकिस्तान के लियारी का है। इसमें आपको सिर्फ ग्रेनेड के धमाके और गोलियों की गूंज सुनाई देगी और यही लियारी का असली सच था। इस वीडियो में आपको एसएसपी चौधरी असलम भी नजर आएंगे, जिनका किरदार फिल्म में संजय दत्त ने निभाया है। कराची के लियारी से गैंग वॉर और अराजकता को खत्म करने के लिए कैसे पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने एक ऑपरेशन चलाया था। इसमें 13 लोग मारे गए थे। एक फ्लैशबैक रील उसकी भी देखिए। सच यही है कि धुरंधर फिल्म को पाकिस्तान जितना भी प्रोपेगेंडा बता दे, यहाँ की सत्ता, आवाम, मीडिया कितना भी रोना धोना कर ले, लियारी एक दौर में रहमान डकैत के आतंक का एपिसेंटर था, जिसके लिंक आईएसआई और आतंकियों तक बताए जाते थे। आज हमने रिसर्च करके सत्ता की वीडियो लाइब्रेरी से कुछ गवाही निकाली है, जिसे सुनिएगा और समझिएगा। लियारी में शांति के कबूतर नहीं बल्कि गोलियों का धुआं उड़ता था। इसमें खुद असलम चौधरी का भी बयान है, जिन्हें 9 जनवरी 2014 में एक फिदायीन हमले में मार दिया गया था। और अब नजरिया 9। मेरा लियारी फिल्म पाकिस्तान में अगले महीने जनवरी 2026 में रिलीज हो जाएगी। इसमें जबरदस्ती, शांति, सौहार्द और सद्भाव वाले डायलॉग ठूंसे जाएंगे। वैसे कोई कहे पाकिस्तान में शांति ही शांति है तो आप कहेंगे मजाक अच्छा है। इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर और सिंध के मंत्री शर्जील इनाम सिर्फ सोच लें, कहीं फिल्मी चक्कर में फिल्मी थप्पड़ ना पड़ जाए। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की, जिसके वीडियो आपने कई बार देखे होंगे। लेकिन सत्ता के न्यूज़ मित्रों को जो सच हम बताने वाले हैं वो चौंकाने वाला है। वो पाकिस्तान के आतंक चरित्र को एक्सपोज करने वाला है। वैसे तो आतंकी हमला और पाकिस्तान का संबंध बहुत गहरा रहा है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ उसका संबंध भी पाकिस्तान से निकलेगा। सिडनी में समंदर किनारे हुए नरसंहार और कत्लेआम की ये कहानी पाकिस्तान के सत्ताधीशों को कांटे की तरह चुभने वाली है। इस हमले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके आधार पर यह पूछा जा रहा है कि क्या सिडनी के बीच पर हुए आतंकी हमले का प्रायोजक पाकिस्तान है। हमलावर का संबंध पाकिस्तान से है क्या? पिता का नाम साजिद अकरम है जो 50 वर्ष का था, वो मारा जा चुका है। पुत्र का नाम नवीद अकरम है जो 24 वर्ष का है, घायल है, उसका इलाज चल रहा है। कई एजेंसियों की ओर से दावा किया गया है कि हमलावर साजिद अकरम का संबंध पाकिस्तान से रहा है। 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। 2001 में ऑस्ट्रेलिया का पार्टनर वीजा मिला था। हालांकि नवीद अकरम का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। ये सच है कि इनके टारगेट पर अपना त्योहार मनाने वाले यहूदी थे जो बॉन्डी बीच पर हनुका फेस्टिवल मना रहे थे। आप इन तस्वीरों को देखकर सोचिए वो पल कितना खतरनाक रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर लोग हनुका फेस्टिवल मना रहे थे, लोग जश्न मना रहे थे, दीप जला रहे थे, गीत गा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने कुछ इस तरह हमला किया, निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अचानक आतंकियों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। वहां मौजूद महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सब पर फायरिंग की गई। फेस्टिवल का माहौल दहशत में बदल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सिडनी में शूट आउट की कहानी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाने वाले लोगों को छलनी कर दिया गया। इस हमले में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 45 लोग घायल हैं। आपको बता दें, हनुका फेस्टिवल के दौरान करीब 1000 की संख्या में यहूदी बॉन्डी बीच पर थे। ऑस्ट्रेलिया आतंकी हमले की असल कहानी यही है कि मजहब के नाम पर खून बहा दिया गया है। आपको सिडनी आतंकी हमले के वीडियो को देखना चाहिए। इस घटना के बारे में जानते हुए 3 हमलों का जिक्र भी जरूरी है।
जिसमें कई चीजें कॉमन हैं। आपको 3 तस्वीरों से इसे समझाते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास ने हमला किया। म्यूजिक फेस्टिवल में आम लोगों को टारगेट बनाया गया। दूसरी तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले की है। 22 अप्रैल 2025 को आतंकियों ने धर्म के नाम पर पर्यटकों की हत्या की। कायरों की तरह निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाईं। अब 14 दिसंबर 2025 यानी कल सिडनी में भी वही हुआ। आतंक का असल चरित्र यही है और ज्यादातर आतंकी हमलों में पाकिस्तान का नाम आता ही रहा है, क्योंकि आज की तारीख में कई खूंखार आतंकी पाकिस्तान में रहते हैं। इसीलिए चिंता बड़ी है। ये सवाल बड़ा है कि सिडनी में गोली चलाने का आदेश कहां से आया था? यहूदियों को टारगेट करने वाले हमलावर का मास्टरमाइंड कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो हुआ उसमें एक और तस्वीर की चर्चा हो रही है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये 44 वर्ष के अहमद अल अहमद हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाई। अहमद अंधाधुंध फायरिंग कर रहे आतंकी से निहत्थे ही भिड़ गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए पीछे से आतंकी को पकड़ा, उससे बंदूक छीन ली, जिससे कई लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका मिल गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अहमद को ऑस्ट्रेलिया का एक नया हीरो कहा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि अहमद जब आतंकी से मुठभेड़ करने जा रहे थे तब उनके भाई ने उन्हें रोका था। फिर आतंकी से भिड़ गए और कई लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। मजहब के नाम पर आम लोगों का खून बहाने वाले आतंकी और आतंक प्रेमियों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। एक बार फिर ये साबित हो गया कि आतंकवाद किसी एक देश की चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की चिंता है। दुनिया के कई देश आतंकवाद वाली बीमारी से ग्रसित हैं, आतंकियों के टारगेट पर हैं। सिडनी आतंकी हमले की निंदा भी हर जगह हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को चेताया गया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद ये आतंकी हमला हो गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये यहूदी विरोधी कृत्य है। कहानी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की मुख्य वजह अवैध प्रवासी हैं, जो विशेष मकसद से दाखिल होते हैं और साजिशों में जुटे रहते हैं। इसी तरह की चिंता फ्रांस में भी है। इसी चिंता को गंभीरता से लेते हुए फ्रांस में बड़ा फैसला लिया गया है। पेरिस में नए साल का सेलिब्रेशन नहीं होगा। पेरिस के अधिकारियों ने सुरक्षा का हवाला देते हुए ये निर्णय लिया है। ये घोषणा की गई है कि 31 दिसंबर को होने वाला कार्यक्रम रद्द किया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे यूरोप में बिना जांच पड़ताल के बड़ी संख्या में अप्रवासी आ रहे हैं। मशहूर शायर शहरयार की गजल है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये गजल अगर आज लिखी जाती तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए ही होती, क्योंकि रोज रिकॉर्ड तोड़ रहे प्रदूषण ने दिल्ली वालों का यही हाल कर दिया है। एनसीआर में प्रदूषण की खबरें रोज हेडलाइन बनती हैं, तमाम दावे भी किए जाते हैं, लेकिन पोल्यूशन वाले इस संकट का कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में ऐसा धुआं और धुंध है। हाल यह है कि दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में सांस लेने वालों का दम घुट रहा है, लेकिन सिस्टम की आंखों के सामने छाई धुंध हटने का नाम नहीं ले रही है। आज प्रदूषण वाली परेशानी ने नए रेड जोन में एंट्री की। विजिबिलिटी 50 मीटर से कम रही। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली का जो हाल है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि जिस दिन यहाँ का आसमान साफ दिखेगा उसे एक दुर्लभ घटना माना जाएगा। पिछले 5 दिन से लगातार हालात बिगड़े हैं। 11 दिसंबर को औसत AQI 416 रहा। आज तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 तक दर्ज किया गया, जिसका मतलब है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल भी सांस लेने के लायक नहीं है। दिल्ली वाले रोज करीब 26 सिगरेट के बराबर धुआं सांसों के साथ अंदर खींचने के लिए मजबूर हैं। प्रदूषण वाली परेशानी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। कोर्ट इस पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। आज CJI सूर्यकांत ने कहा कि कुछ निर्देश जबरन लागू किए जा सकते हैं, लेकिन शहरी महानगरों में लोग गंभीर प्रदूषण के बाद भी अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहते, लेकिन ये नहीं सोचते कि गरीबों का क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि हम ऐसे आदेश पारित करेंगे जिनका पालन किया जा सके। वैसे दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले ही कई पाबंदियां लागू हैं, जिनके मुताबिक 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश है। 5वीं तक के बच्चों को स्कूलों में ऑनलाइन क्लास कराने के लिए कहा गया है।
सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक है। BS4 वाली डीजल गाड़ियों के दिल्ली में आने पर भी पाबंदी है। कचरा या ईंधन जलाना भी मना है। यहां तक कि कोयले वाला तंदूर भी नहीं जलाया जा सकता है। दिल्ली के हाल पर यह ग्राउंड रिपोर्ट वाली रील आप भी देखिए। आपके सामने तस्वीरें हैं। इंडिया गेट महज 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन लगभग पूरी तरीके से अदृश्य हो चुका है और इसके चलते काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। 400 का आंकड़ा तो पार कर चुका है, लेकिन ये आंकड़ा लगभग 500 हर इलाके में दिल्ली के है। ट्रकों की एंट्री दिल्ली में फिलहाल बंद कर दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां अब दिल्ली में फिलहाल नहीं चल रही हैं। इस वक्त जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, वो 456 है, यानी कि गंभीर श्रेणी में लगातार बना हुआ है। दिल्ली में कई ऐसे इलाके, लगभग सभी इलाके हैं जहां पर जो AQI वो 400 के पार जा चुका है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर हूं और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि क्या स्थिति है अभी फिलहाल, क्योंकि दोपहर का वक्त हो चुका है और अभी आप देखेंगे तो इंडिया गेट अभी भी आपको साफ नजर नहीं आएगा, क्योंकि दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसकी वजह से एक धुंध की मोटी चादर जो है दिल्ली के चारों तरफ छाई हुई है। इस चादर की वजह से ही लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया और धुंध की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ठीक से। थोड़ा विजिबिलिटी भी कम है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि दिल्ली का इस टाइम कंडीशंस बहुत ही लो चल रहा है। तो हम मास्क लेके आए हैं, अभी पहनेंगे। पहनेंगे। आपको भी कोई दिक्कत हो रही है? पोल्यूशन की दिक्कत तो है ही है। देखिए, OPD में तो अदरवाइज हम जो देख रहे हैं 10 to 15% का डेफिनेट इंक्रीमेंट है। नंबर ऑफ पेशेंट्स जो पोल्यूशन रिलेटेड डिजीज के साथ है बढ़ गए हैं। सिमिलरली एडमिशंस भी यस डेफिनेटली कुछ नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो एडमिशन बढ़ गया है, खासकर जिनको पहले से कोई सांस की प्रॉब्लम थी। मैं आपको ये कहूंगा, जो कि पोल्यूशन अपने आप में कोई डिजीज नहीं करता, जो पहले से डिजीज है उनका या तो सिवियरिटी बढ़ जाती है या वो उस तरह के पेशेंट्स में एक्सजर्वेशंस हो जाता है। तो नॉर्मली भी हम इन पेशेंट्स को डील कर रहे थे, करते आए हैं, लेकिन अब थोड़ा सा कुछ समय में जो सांस के पेशेंट्स हैं, खांसी के हैं, वो इस तरह के थोड़ा OPD में काफी बढ़ गया है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के अनुसार दिल्ली में अभी ऐसे ही हालात रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हवा की रफ्तार कम हुई है। हवा की गति जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है, जिसकी वजह से हवा में प्रदूषक तत्व जमा हो गए हैं। कोहरे की वजह से ये प्रदूषक तत्व भारी हो जाते हैं और फिर लंबे वक्त तक एक जगह जमा रहते हैं। अगले 6 दिनों के लिए भी पूर्वानुमान है कि हवा बहुत खराब कैटेगरी में रहने की संभावना है। यानी कई पाबंदियों के बाद भी दिल्ली वालों को तुरंत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये जान भी लीजिए कि दिल्ली में कौन सी वजह प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। IIT कानपुर रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10%, कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण से दिल्ली वालों की सांस भी थम रही है, जिससे जुड़े आंकड़े डराने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष वायु प्रदूषण की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में हर महीने औसतन 1,000 लोग और हर दिन औसतन 33 लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से भारत में लोगों की जीवन लगातार घट रहा है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली वालों को है, जहां वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की उम्र 8 वर्ष कम हो रही है। इसके अलावा बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। आज दिल्ली की जैसी हालत है, उससे यही लगता है कि आने वाले वक्त में दिल्ली NCR वालों को साफ हवा भी खरीदनी ही पड़ेगी। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में एक हफ्ते का वक्त काफी लंबा होता है। इस दौरान कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी नया हो सकता है। भारत के मौजूदा राजनीतिक संदर्भों में कहें तो ये बात बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए बिल्कुल सटीक है। 24 घंटे में जिनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। राजनीतिक कद और पद दोनों बदल गए। जो कल तक बिहार सरकार में एक मंत्री मात्र थे, अब वो केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के सबसे बड़े पद पर हैं।
और इसकी तस्वीर भी आज खूब दिख रही थी। कल उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज जब वो इस पद को ग्रहण करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय तक में उनसे मिलने, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए नेता और कार्यकर्ता कतार में खड़े थे। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद समेत कई बड़े नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। तो पार्टी ऑफिस में पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। यहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ, उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। केंद्रीय कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर पहले उनका स्वागत हुआ, फिर गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें अध्यक्ष के कक्ष तक लेकर गए, जहां नितिन नबीन को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। और इस तरह से 45 वर्ष के बीजेपी को अब 45 वर्ष की आयु में ही नितिन नबीन सबसे युवा अध्यक्ष भी बन गए हैं। नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर बीजेपी में काफी उत्साहजनक तस्वीरें दिखी। नेताओं के बयानों में भी काफी गर्मजोशी थी। एक बार तस्वीरों और बयानों पर आधारित ये रील देखिए, फिर आपको बताएंगे कि अचानक नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष बने कैसे। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। इससे बड़ा और सौभाग्य बिहार को कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जिस तरीके से यूथ लोग को मौका दिया गया है, क्या कहेंगे गिरिराज? ये युवाओं में एक नया संचार लाने का। भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। एकदम स्वाभाविक है, ये स्वागत योग्य है बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां बिहार को पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आदरणीय नितिन नवीन जी मिले हैं। बिहार के लिए गौरव का क्षण है। हम सब के लिए खुशी की बात इसलिए है कि बिहार से है, पूरे बिहार के लिए ये खुशी की बात है कि पहली बार बिहार से कोई निकलकर और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हम लोग शुभकामना देते हैं। और सत्ता में अब उस सवाल का जवाब जिसका इंतजार सबसे ज्यादा हो रहा है, आखिर नितिन नबीन अचानक बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कैसे बन गए? तो सबसे पहली बात यह है कि ये अचानक नहीं है, बल्कि अगले 25 वर्षों की राजनीति को ध्यान में रखकर किया गया है। नितिन नबीन की ताजपोशी बीजेपी की नई पीढ़ी जो पार्टी के लिए अगले 25 साल की राजनीतिक जमीन तैयार करने की पहली कड़ी है। बीजेपी ने अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दिया है कि पार्टी ने युवाओं की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया है। सूत्रों के मुताबिक मध्य नवंबर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी नेतृत्व से कुछ बातों को ध्यान में रखकर अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने का आग्रह किया था। संघ का मानना है कि जातीय जनगणना के माहौल में किसी खास जाति या वर्ग विशेष का अध्यक्ष होने पर संदेश अच्छा नहीं जाएगा, लिहाजा बीजेपी को कास्ट न्यूट्रल फेस आगे लाना चाहिए। संघ ने यह भी कहा था कि तुलनात्मक युवा चेहरा जो 45 से 55 वर्ष की आयु वर्ग का हो, यानी एवरेज आयु सीमा 50 वर्ष हो। चेहरा ऐसा हो जिससे बीजेपी में जनरेशनल परिवर्तन दिखे, दिल्ली की राजनीति से अलग और जमीनी कार्यकर्ता हो। संघ का मानना है कि अलग अलग राज्यों में जहां पार्टी की जड़ें तो मजबूत हैं, लेकिन चेहरों की कमी है। खासकर बिहार, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बीजेपी को नया और बेदाग मजबूत चेहरा लाने की जरूरत है। संघ का यह भी सुझाव था कि अध्यक्ष वो ही बने जिसकी जड़ें और विचार संघ परिवार के मूल में हो। संघ ये भी चाहता था कि बीजेपी का अध्यक्ष ऐसा हो जो सबको साथ लेकर चल सके और जिसके अंदर सांगठनिक क्षमता हो। पार्टी सूत्रों का मानना है कि संघ की बातों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने लगभग 20 नवंबर से नए अध्यक्ष के चुनाव की कोशिश शुरू की। इस क्रम में करीब 10 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10 नामों में से लगभग आधे जनरल कैटेगरी कास्ट न्यूट्रल चेहरे ढूंढे गए, आधे ओबीसी वर्ग के कास्ट न्यूट्रल चेहरों को ढूंढा गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में करीब 6 से 7 दिसंबर तक इन 10 नामों में से नितिन नबीन के नाम पर जीरो इन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद नितिन नबीन के नाम को तय कर लिया गया। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाम को तय करने के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मंथन जारी था और फैसला कमोबेश एक ही साथ हुआ। इस सब के बीच 10-11 दिसंबर को नितिन नबीन को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने नितिन से मुलाकात की और उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश की। नितिन नबीन को एहसास जरूर कराया गया कि पार्टी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है, लेकिन उनको अगले असाइनमेंट के बारे में खुलकर नहीं बताया गया। उसके बाद नितिन नबीन मध्य प्रदेश के दतिया गए, जहां मां पीताम्बरा का दर्शन किया और फिर बिहार लौट गए। यहाँ ये जानना भी दिलचस्प है कि RSS के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत नितिन नबीन के परिवार को काफी पहले से जानते हैं। नितिन नबीन के पिता नबीन सिन्हा बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं और संघ के एक अनुशासित सिपाही भी। बीजेपी के पुराने नेताओं का कहना है कि मोहन भागवत कई बार उनके घर भी जा चुके हैं। संघ प्रमुख हमेशा से ये चाहते थे कि बीजेपी में अगले 25 साल की राजनीति के लिए नेताओं का निर्माण करने का समय आ गया है और इसके लिए समय समय पर संघ ने बीजेपी के शीर्षस्थ नेताओं से बातचीत भी की। सूत्रों के मुताबिक नितिन नबीन के नाम की घोषणा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से शनिवार को शाम में फोन पर बात की। नितिन नबीन पर हो रहे फैसले के बारे में चर्चा भी की गई। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद पर चुनाव में उनका लो प्रोफाइल होना, विनम्र और सरल होने के साथ साथ संगठन के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान होना, 45 साल की कम आयु में 5वीं बार विधायक जीतकर आना और प्रभारी रहते हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली सफलता ने बड़ी भूमिका अदा की। बीजेपी नेताओं का मानना है कि नितिन नबीन का कायस्थ होना भी उनके कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति में बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। अगड़ी जातियों में शुमार होने के बावजूद कायस्थ को कास्ट न्यूट्रल माना जाता है और इसलिए उससे अन्य अगड़ी और पिछड़ी जातियों में द्वेष की भावना भी नहीं पनपती है। नए कार्यकारी अध्यक्ष के अलावा बीजेपी ने 3 और बड़ी नियुक्तियां की हैं। बीजेपी ने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया। संजय सरावगी को यह पद मिला है, जबकि पीयूष गोयल को तमिलनाडु बीजेपी का चुनाव प्रभारी और बैजयंत पांडा को असम का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी में आंतरिक सत्ता परिवर्तन के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन पहुंचे। अम्मान एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी शेरवानी पहने हुए एक अलग अंदाज में दिखाई दिए। उनका शेरवानी लुक काफी ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री का जॉर्डन का 2 दिन का दौरा है। इस दौरान वो जॉर्डन के किंग के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा भी लेंगे। जॉर्डन के बाद पीएम मोदी इथियोपिया जाएंगे, जहां उन्हें संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करना है। इसके बाद वो ओमान जाएंगे। ओमान से भारत के संबंधों के 70 वर्ष पूरे हुए।